हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं तो ये हैं 23 फरवरी 2014 के। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और यूपी टेट एग्जाम जुलाई वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें 91 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 91 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। तो देखिए, दीन ए इलाही एक धर्म है। अब इस धर्म की स्थापना करने वाले कौन है। तो पहला वाला ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, बी है हुमायूं, सी है अकबर तथा डी है शेरशाह सूरी। तो देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया है अकबर ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसमें व्याख्या दिया गया है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई और यह सभी धर्मों के अच्छे गुणों का मिश्रित स्वरूप है। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन जो है तो किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, या समुद्रगुप्त को। तो देखिए, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, त्रिपिटक एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ जो है तो किस धर्म से संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। तो देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा कि त्रिपिटक धर्म जो है तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और इस बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक हैं। पहला पिटक देखिएगा कौन है, तो ये है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है तो ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। उसके बाद विनय पिटक, तो विनय पिटक है बौद्ध संघ का ये नियम। और अभिधम्म पिटक, तो ये है बौद्ध दर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिपिटक ग्रंथ जो है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है श्रीगुप्त, बी है घटोत्कच, सी है चंद्रगुप्त प्रथम तथा डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रथम दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब देखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था तथा इसी के द्वारा सर्वप्रथम महाराजा धीराज की पदवी धारण की गई, यानी उपाधि धारण की गई। और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। मान लीजिए गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा। तो हुमायूं नामा इसे लिखा है गुलबदन बेगम ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में दिए गए अबुल फजल, बदायूनी, हुमायूं और गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। अब देखिए, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। अबुल फजल के द्वारा तो आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की गई। मान लीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन में आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की, तो इसकी रचना की है अबुल फजल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। आइए देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है डिगबोई, बी है चंद्रपुर, सी है रानीगंज तथा डी है कलपक्कम। तो देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र पूछा जा रहा है। तो भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है कलपक्कम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में रूस के सहयोग से की गई और जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम।
भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो वो है कलपक्कम। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, यह घटना अपसौर कहलाती है। तथा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जब स्थित होती है तो ये घटना कहलाती है उपसौर। तो उपसौर की घटना कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को, और अपसौर की घटना तो ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो ग्रीष्म अयनांत जो है किस तिथियों पर होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। देखिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है, और यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु होती है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटा दिन तो 21 जून को होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो पहला वाला ऑप्शन है वलित पर्वत, उसके बाद बी है ज्वालामुखी पर्वत, सी है गुंबदाकार पर्वत तथा डी है अवरोधी पर्वत। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोधी पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है, और इसका ढाल तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, और साल्ट रेंज तो ये पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोधी पर्वत भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो पहला वाला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी है फिलीपींस में, सी है चिली में तथा डी है जापान में। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। देखिए, मेयान ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो फिलीपींस के लुजाने द्वीप पर स्थित है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन है एस्चुअरी नदी, उसके बाद लटकती घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल तथा यारडंग पवन। तो इसमें कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूनाटक भूमिगत जल। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एस्चुअरी तो ये एक नदी है, लटकती घाटी तो ये हिमानी है, नूनाटक हिमाच्छादन के बीच ऊंचे उठे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं नूनाटक कहे जाते हैं, और नूनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिमराज के बीच बिखरे हुए द्वीप से समान लगते हैं। इसके कारण से नूनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा डी वाला, तो डी वाले में है यारडंग पवन। तो सही पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन, तो ये विशेषताएं हैं, तो ये किस मंडल की विशेषताएं हैं?
तो पहला वाला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल तथा डी है आयन मंडल। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है तो यहाँ पर जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। अब देखिए वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएं मेघ, गर्जन, आंधी, वर्षा आदि तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं। और समताप मंडल में तो वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं होती हैं। यानी समताप मंडल में जो होता है तो समताप मंडल में सबसे साफ़ सुथरा मौसम होता है। तो ये मंडल जो है तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है। ऐसी कौन सी धारा है जो कि शीत महासागरीय धारा है। तो पहला है ब्राज़ील धारा, बी है क्यूरोसियो धारा, सी वाला ऑप्शन है वेनेजुएला धारा तथा डी है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो देखिएगा पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सी शीत महासागरीय धारा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होती है जो दक्षिणी अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम तथा ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो ये एक गर्म जलधारा है। तो सबसे ठंडी महासागरीय जलधारा का नाम पूछा गया है, तो सबसे ठंडी महासागरीय जलधारा है वेनेजुएला धारा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो पहले वाले ऑप्शन दिए गए हैं जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005 तथा जून 2005। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जून 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम तो जब जून 2005 में पारित हुआ तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो पहला वाला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी वाला ऑप्शन है M.N. राय, सी है महात्मा गांधी तथा डी है विनोबा भावे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई। दल विहीन लोकतंत्र का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने की थी, जिसे महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया और बिहार में विख्यात JP आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण ने इस विचारधारा को और ठोस बनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो पहला वाला ऑप्शन है कर्ण सिंह समिति, बी है कृपलानी समिति, उसके बाद सी वाला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति तथा डी है अशोक मेहता समिति। तो देखिएगा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया, तो वो समिति है स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से लिया गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अधिकारों की संख्या कितनी है, तो अधिकारों की संख्या 6 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया, तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है।
तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 270, सी है अनुच्छेद 380 तथा डी है अनुच्छेद 180। तो देखिए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया और वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन करना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है 5, 10, 7 या 9। तो देखिएगा कि संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई तो ये करते हैं 5 न्यायाधीश करते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई। तो देखिए कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई पूछा जा रहा है कि ये कब की गई। तो 6 अक्टूबर 1985 को, 4 अप्रैल 1977 को या फिर 26 जनवरी 1950 को, या डी वाला ऑप्शन है 23 सितंबर 2013 को। तो देखें कि भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें 1982 ईस्वी में गुजरात राज्य में लगाई गई। अब देखिए 1982 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तब से लेकर 1999 ईस्वी तक देश के विभिन्न भागों में 40,000 से अधिक लोक अदालतें लगाई गई और लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत को पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा दिया गया था। तो PNP ने विकल्प ए सही उत्तर माना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1985। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। क्रिप्स मिशन के, कैबिनेट मिशन के, या फिर वेवेल प्लान के, या नेहरू रिपोर्ट के। तो देखिए संविधान सभा जो है तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। देखिएगा कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और जिसका मुख्य कार्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था। इसी मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। अस्थायी अध्यक्ष जो हैं तो भारत के तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। यानी संविधान सभा द्वारा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है मालदीव तथा डी है भूटान। तो देखिएगा कि दक्षेस दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन समूह के सदस्य नेपाल में नवंबर 2013 को संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कराए गए और वर्तमान में दक्षेस में 8 सदस्य देश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है संगीत सुधाकर, संगीत दिवाकर, सी है संगीत शास्त्र तथा डी है संगीत रत्नाकर। तो पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा भारतीय संगीत शास्त्र के विद्वान पंडित सारंगदेव के द्वारा संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक संगीत रत्नाकर की रचना की गई। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है। तो देखिए कि भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में तो किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल को। बाकी ऑप्शन में दिए गए हैं प्राचीन काल, ब्रिटिश काल, आधुनिक काल, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यकाल को। देखिएगा कि मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रश्रय दिया गया और जिनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज हुई तथा संगीत के कई नवीन शैलियों का विकास हुआ।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल को। भारत में संगीत विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल को। अगला वाला क्वेश्चन, क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? तो पहला वाला ऑप्शन है पंडित विनोबा भातखंडे, या फिर पंडित नालगुड़े, या पंडित वीडी पलुस्कर, या पंडित दी कैंकड़ी। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक पुस्तक मालिका हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई है। देखिए इनका पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए लक्ष्य संगीतम तथा अभिनव राग मंजरी। लक्ष्य संगीतम 1910 में चतुर पंडित के उपनाम से प्रकाशित हुई, और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है। तो कौन सी जो है एक संधि प्रकाश राग है? जौनपुरी, भैरवी, विहाग, या वृंदावगी सारंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैरवी। राग भैरवी संधि प्रकाश उषा काल में गाया जाने वाला राग है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें एक संगीतीय माना जाता है। तो संगीतीय किसे माना जाता है? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, और इसमें संगीत की विभिन्न विधियों एवं पक्षों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। तो अल्फांसो एक प्रचलित किस्म किस चीज़ की है? नाशपाती की है, केला की है, आम की है, या सेब की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अल्फांसो आम की एक प्रचलित प्रजाति है, और इस प्रजाति के आमों का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बताइएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? षटभुजाकार विधि, आयताकार विधि, या कंटूर विधि, या पूरक विधि। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कंटूर विधि अपनाई जाती है। कंटूर विधि तो ये एक सीढ़ीनुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है, तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं। इसे हम समोच्च खेती भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटूर विधि। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? साइट्रिक एसिड, फल का गूदा, नमक, या पेक्टिन। तो देखिए जेली बनाने के लिए पेक्टिन पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और जिसका प्रयोग जैम एवं जेली बनाने के लिए किया जाता है। तो जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है पेक्टिन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? तो बहुभ्रूणीय ऐसी कौन सी किस्म है? तो इसमें पूछा गया है आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें बहुभ्रूण होता है? तो अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, या दशहरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकली। चंद्रकली आम की प्रजाति है जो बहुभ्रूणीय होती है, और यह प्रजाति मुख्यतः केरल में उगाई जाती है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। तो गार्डन रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृंतन हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, या काट छांट हेतु। तो देखिए गार्डन रेक का उपयोग जो है तो इसका उपयोग किया जाता है खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गार्डन रेक एक मशीन संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्रित किया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अचल संधि पाई जाती है। तो अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी में, कपाल में, कलाई में, या घुटने में? देखिए अचल संधि पाई जाती है कपाल में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अचल संधि कपाल यानी सिर की हड्डियों में पाई जाती है। घुटने तथा कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। घुटने और कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये तो है कि जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के 2 अणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल। और जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, यानी रक्त का शुद्धिकरण जो है, तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, गुर्दा में, हृदय में, आमाशय में या फेफड़े में। तो देखिए गुर्दा यानी मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है ये कहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा यानी किडनी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है, टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज या पेप्सिन। तो देखिए लार ग्रंथियों द्वारा पूछा गया है कौन सा पाचक रस स्रावित होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। देखिए लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन नामक पाचक रस एंजाइम स्रावित किया जाता है जो भोजन को पचाता है, और यह भोजन में उपस्थित 30% माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, किस प्रकार के वस्त्रों में आरारोट का कलफ लगाया जाता है। तो ऐसे कौन से वस्त्र हैं जिसमें आरारोट का कलफ लगाया जाता है, ऊनी में, सूती में, रेशमी या कृत्रिम तंतु में। तो देखिए आरारोट का कलफ जो है तो ये सूती वस्त्रों में लगाया जाता है, जिससे वस्त्रों में कड़ा एवं चमकीलापन बना रहे, और इसे स्टार्च एवं माड़ी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सूती वस्त्रों में। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बताइए ये ऐसी कौन सी मृदा है कि जिसमें जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि मृदा में उपस्थित केशिका जल को पौधों के द्वारा जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका जल। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो बताइएगा कि ऐसी कौन सी भैंस है कि जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, उस नस्ल की भैंस का नाम बताइए। तो पहला वाला ऑप्शन है जाफराबादी, बी है मुर्रा, सी है मेहसाना तथा डी है भदावरी। तो देखिए दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत यानी उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है भदावरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है, और इस नस्ल की भैंसों में वसा का प्रतिशत 6.12% होता है। मुर्रा भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है, इसे दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, गुल्ली डंडा फाइलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो देखिए गुल्ली डंडा इसका नाम हिंदी में है और वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइलेरिस माइनर। अब किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, मटर का है, बाजरा का है, मक्का का है या गेहूं का है। तो देखिए गुल्ली डंडा ये जो है ये गेहूं का एक प्रमुख खरपतवार है। गुल्ली डंडा जिसको हम कहते हैं फाइलेरिस माइनर, ये गेहूं की फसल का प्रमुख खरपतवार है, और जो गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है, और इसे बरुली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, गेहूं का मामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की फसल को जो है प्रमुख खरपतवार क्या है, तो गुल्ली डंडा, जिसको हम कहते हैं गेहूं का मामा, या यहाँ पे जो है एक भाषा बोली जाती है घोड़गोजई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। तो भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 8 से 10, 20 से 25, 30 से 35 या 40 से 45। तो बताइएगा कि भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10%। यानी भंडारण के समय तो बीज में नमी का प्रतिशत 8 से 10% तक होना चाहिए। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। तो भूक्षरण का कारक कौन सा नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, ढाल की विपरीत जुताई नहीं है या तृण रहित खेती नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाल की विपरीत जुताई। तो ये भूक्षरण का कारक नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि भूक्षरण के कारक, तो भूक्षरण के कारक हैं जल, वायु, तृण रहित खेती, तो इसमें वर्षा, उसके बाद मेड़बंदी का ना होना, तो उचित प्रबंधन का ना होना। तो भूक्षरण का कारक कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ढाल की विपरीत जुताई। अगला वाला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग या फिर गहरा नीला रंग। तो देखिए कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद हरा रंग आता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और जिनका क्रम बैगनी, नीला या जामुनी, आसमानी या नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, अतः नीले रंग के बाद हरा रंग आता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं विबग्योर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, तो हरा रंग आता है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 133 नंबर 132 नंबर क्वेश्चन हो गया, रस्किन के अनुसार कला क्या है। तो रस्किन के अनुसार कला क्या है, कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या कला अनुकृत है। तो देखिए रस्किन के अनुसार, तो रस्किन के अनुसार कला एक जीवन है। रस्किन बॉन्ड प्रसिद्ध लेखक तथा कहानीकार थे और इनके अनुसार जीवन एक कला है, अर्थात कला ही जीवन है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला नंबर क्वेश्चन देखिए 134 नंबर क्वेश्चन। तो 134 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन है आगरा में, बी है लखनऊ में, सी है इलाहाबाद में तथा डी है कानपुर में। तो बताइएगा कि राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में की गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। बताइएगा कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण तो किस मुगल शासक के काल में हुआ था, अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या फिर जहांगीर के। तो देखिए बाज पक्षी के चित्र का चित्रण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था, तो वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से, लाल, हरा, नीला। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। बताइएगा पेनाल्टी स्ट्रोक जो है तो ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या वॉलीबॉल से। तो बताइए भाई कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है। बताइएगा टेक ऑफ बोर्ड जो है ये किस स्पर्धा से संबंधित है, ऊंची कूद से, लंबी कूद से, जैवलिन से या 60 फुट से। चलिए बताइए भाई कि टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है। तो देखिए टेक ऑफ बोर्ड ये जो है लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए टेक ऑफ बोर्ड शब्द लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है और टेक ऑफ बोर्ड का स्थान होता है जहाँ से खिलाड़ी कूदता या उछलता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है। बताइएगा बोनस लाइन तो ये किस खेल से संबंधित है, खो खो से, कबड्डी से, बैडमिंटन से या वॉलीबॉल से। तो देखिए बोनस लाइन, तो बोनस लाइन जो है तो ये संबंधित है कबड्डी खेल से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। उसके बाद देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, लॉबी किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से, खो खो से, बैडमिंटन से या फिर वॉलीबॉल से। तो बताइए भाई कि लॉबी जो है तो ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा लॉबी जो है तो लॉबी संबंधित है खो खो से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आइए देखिए 142 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। यानी किस भावना का विकास करना है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य? तो राष्ट्रीयता की भावना, प्रांतीयता की भावना, स्थान विशेष की भावना या जातीयता की भावना। तो देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है तो छात्रों में सामाजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें व्याख्या दिया गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के गौरव को समझने तथा राष्ट्रीय एकता समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 143 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता? तो पहला वाला ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, बी है इतिहास, सी है भूगोल तथा डी है रसायन शास्त्र। तो बताइएगा कि कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो है तो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु प्रदान नहीं होती है, बाकी नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल रहता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये है, आप देखते ही इसका उत्तर पहचान जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान करने वाले विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र हैं, लेकिन रसायन शास्त्र जो है तो ये विज्ञान विषय का भाग है और सामाजिक अध्ययन तो ये आर्ट विषय का भाग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो ये कथन जो है किसने दिया है? MP मुफात ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग या RC एडविन। तो देखिए कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए 145 नंबर क्वेश्चन। तो 145 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? तो बताइए कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सहायक सामग्री मानचित्र है, समय रेखा चित्र है या फ्लैश कार्ड है या बैरोमीटर है। तो बताइए कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री पूछा गया है इसमें। तो देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सहायक सामग्री मानचित्र होती है, क्योंकि भूगोल भौगोलिक स्थितियों से संबंधित है जो मानचित्रों पर अंकित होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर क्वेश्चन है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये कथन किसका है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी है रेप्सन का, सी है प्रो घाटी का तथा डी है जोन्स का। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये कथन देने वाले हैं प्रोफेसर घाटी के अनुसार। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? होलकर के द्वारा, पल्लव के द्वारा या बुंदेला के द्वारा या चंदेल के द्वारा। तो देखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है तो ये देखिए ये कराया गया था चंदेलों के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। चंदेल शासकों में धंग, गंड तथा यशोवर्मन प्रमुख हैं। यानी इस मंदिर का निर्माण करने में इन तीन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है, ये तीनों ही प्रमुख हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था?
नागसेन था, सुश्रुत था, चरक था या अश्वघोष था। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। अश्वघोष कनिष्क की राजकवि था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। और राजकवि, तो राजकवि कौन था? तो अश्वघोष था। किसका? तो कनिष्क का। अब देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो बताइएगा कि शाहजहां द्वारा किस बिल्डिंग का निर्माण नहीं कराया गया था? ताजमहल का, दिल्ली का लाल किला का, या दिल्ली का जामा मस्जिद, या बुलंद दरवाज़ा का? तो देखिए, शाहजहां के द्वारा जो है, तो शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण नहीं कराया गया था। देखिए, शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद आदि है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1601 ईस्वी में गुजरात विजय स्मृति में फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1601 ईस्वी में। किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो ये कराया गया था गुजरात विजय के स्मृति के उपलक्ष्य में। अब देखिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो पहला वाला ऑप्शन है 1920 में, बी है 1930 में, सी है 1940 में, तथा डी है 1941 में। तो बताइएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो देखिए, इस वीडियो में 60 क्वेश्चन SST के कंप्लीट हो गए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए कंटिन्यू सब्सक्राइब करिए रखिए। तो चलिए, अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।